McAfee World. Write down other equations of state for real gas. हमारे पास वॉन्डरवॉल इक्वेशन के अलावा भी कुछ और इक्वेशंस होती हैं, उनको हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले बर्थेलो इक्वेशन। ध्यान रखना, ये इक्वेशन जो मैं बता रहा हूं आपको, ये आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ठीक है? ये आपके सिर्फ और सिर्फ जेई के सिलेबस में है। बर्थेलो इक्वेशन, बर्थेलो इक्वेशन कैसा रहता है? इट इज लाइक दैट, p प्लस ए एन स्क्वायर बाई टी वी स्क्वायर, v माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। दिस इज योर बर्थेलो इक्वेशन। और यहां पर a और b क्या है आपके? a एंड b आर वॉन्डरवॉल कांस्टेंट, एंड p v एंड t जो आप पहले से जानते हैं वही है, कोई नई चीज नहीं है यहाँ पर। तो ये जस्ट आपको नोट करना है, इनका कोई डेरिवेशन वगैरह आपको नहीं जानना है, जस्ट आपको ये इक्वेशन याद रहनी चाहिए। ये कुछ पहले एग्जाम हुआ करते थे, उनमें इसके क्वेश्चंस आए थे, इसीलिए हमें इसको एक बार आपको इंट्रोड्यूस कराना होता है इसके बारे में। पहला है बर्थेलो इक्वेशन। दूसरी हेडिंग है आपके पास डाइट्रीसी इक्वेशन। डाइट्रीसी इक्वेशन, ये इक्वेशन भी बहुत अजीब सी रहती है। p e टू द पावर a n बाई वी आर टी, p e टू द पावर a n बाई वी आर टी मल्टीप्लाइड v माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। यहां पर भी ए और बी वॉन्डरवॉल कांस्टेंट है, ई एक्सपोनेंट है, और पी वी एन टी प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है। इसके बाद थर्ड इक्वेशन है हमारे पास वायरियल इक्वेशन। यही वाली इक्वेशन आई थी एग्जाम में, वायरियल इक्वेशन, आपसे इक्वेशन ही पूछी गई थी। तो एक्चुअली ये जो इक्वेशन है, ये वॉन्डरवॉल इक्वेशन, बर्थेलो इक्वेशन एंड डाइट्रीसी इक्वेशन, इन तीनों का कह सकते हो कि इंटरसेक्शन है, या कह सकते हो कि कंबाइंड फॉर्म है, कॉमन फॉर्म है, ठीक है? तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, Z इज इक्वल टू आपका क्या रहता है? पी वी एम बाई आर टी। यहाँ पे वीएम क्या है? मोलर वॉल्यूम है। और इसी इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस बी टाइम्स 1/Vm प्लस सी टाइम्स 1/Vm स्क्वायर प्लस डी टाइम्स 1/Vm क्यूब। और ये चीज आप इन्फिनिटी तक कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर ये बी सी और डी क्या है? यहाँ पर बी को क्या बोला जाता है? बी ये एक है, इसको बोला जाता है सेकेंड वायरियल कोएफिशिएंट, सेकेंड वायरियल कोएफिशिएंट। सी क्या है? थर्ड वायरियल कोएफिशिएंट। डी क्या होता है हमारा? फोर्थ वायरियल कोएफिशिएंट। तो ये आपके अगर आगे ई होता तो हम उसको बोलते हैं फिफ्थ वायरियल कोएफिशिएंट। एक्चुअली यहाँ पर ये जो 1 दिख रहा है ना, इट इज व्हाट? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 1 इंटू 1/Vm⁴ है, और जिस चीज की पावर 0 होती है वो टर्म 1 हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे 1 लिखा गया है। क्लियर ये चीज? इनको वायरल कोएफिशिएंट बोला जाता है। और ऑल दीज वायरल कोएफिशिएंट्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट्स, दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट्स। ये हमारी हो गई वायरल इक्वेशन। वायरल सर इक्वेशन, हाँ बोलो। सर आप ऊपर कर सकते हो, एक्चुअली मैं कार में था पहले। ये इतना ही बस लिखा है मैंने, 2 इक्वेशन ये लिखी, थर्ड इक्वेशन ये लिखी है।
यस दैट्स इट, और कुछ भी नया नहीं लिखा है यहाँ पर। हो जाए तो बताओ। हाँ सर। और बाकी यहाँ पर ये जो b है, इस b की वैल्यू होती है b माइनस 1/RT, और इस c की वैल्यू होती है b स्क्वायर। और यहाँ पर ये b क्या है, जो आपने वॉन्डरवॉल इक्वेशन में पढ़ा है, वॉन्डरवॉल कांस्टेंट एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए, बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर, इसको हम लोग सिंबल देते हैं TB। बॉयल्स टेम्परेचर इज डिनोटेड बाई TB। What is boil temperature? It is the temperature at which real gas exhibit almost ideal behavior for a considerable range of pressure. And different gases have different values of Boyle's temperature. और इसको हम लोग वॉन्डरवॉल कांस्टेंट्स के टर्म्स में भी डिनोट कर सकते हैं। राइट डाउन फर्स्ट, राइट इट्स डेफिनेशन, क्योंकि इसकी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, इसलिए आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। इट इज द टेम्परेचर, इट इज the temperature at which, it is the temperature at which a real gas exhibits almost ideal behavior, almost ideal behavior for a considerable range of, for a considerable range of pressure. Different gases have different values of Boyle's temperature. Different gases have different value of Boyle's temperature। और इस Boyle's temperature का एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉन्डरवॉल कांस्टेंट, दैट इज A/RB। यहाँ पर A और B क्या है, वॉन्डरवॉल कांस्टेंट है। तो आगे से आपको फॉर्मूला टेस्ट में आपसे मैं पूछूंगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर, आपका आंसर होना चाहिए A/RB। नोट डाउन, ये आपको डेफिनेशन याद रखनी, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन ही है। जिस टेम्परेचर पर एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह वर्क करती है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोल रहे होते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। चलिए आगे, इसके बाद सेकेंड टर्म है यहाँ पर, नेक्स्ट है बॉयल्स टेम्परेचर के बाद जूल थॉमसन इफेक्ट। सीईटी में इस पे क्वेश्चन लगभग हर ऑल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन आता है इस पर, जूल थॉमसन इफेक्ट। तो जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, व्हेन अ compressed gas is allowed to expand through a small fine hole, the cooling effect is caused and temperature falls, and this fall of temperature is called Joule Thomson effect। जैसे कि आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने फायर एक्सटिंग्विशर का आप पिन निकाल के जब उसको फायर करते हैं, तो उसके जो जहां से वो बाहर आता है उतना एरिया आप टच करें, वहां पे आपको कूल फील होता है। ठीक है, या आप एलपीजी ले लीजिए, एलपीजी में जो ऊपर नोजल होता है, अगर आपने कभी देखा हो सिलेंडर, उसको आप प्रेस करेंगे तो गैस बाहर आती है बहुत तेजी से, तो क्योंकि गैस हाईली कंप्रेस्ड है, आप प्रेस करते हैं गैस बहुत तेजी से बाहर आती है, और फिर आप वहां पे जिस पॉइंट से वो बाहर आई ना, उसको आप टच करिए, वहां पे आपको दिखेगा काफी कूल फील होगा। दैट कूलिंग इफेक्ट इज कॉल्ड जूल थॉमसन इफेक्ट। दैट कूलिंग इफेक्ट इज कॉल्ड जूल थॉमसन इफेक्ट। राइट डाउन, बहुत पूछे जाती है सब चीजें, केवीपीवाई वगैरह के इंटरव्यू में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों ने केवीपीवाई का फॉर्म फिल किया, अभी फिल नहीं किया तो फिल कर दीजिए। उसमें 11th का
पेपर होता है उसमें पीसीएमबी आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी, 10th क्लास तक का बायो रहता है। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ऑलमोस्ट 11th के सारे चैप्टर रहते हैं। तो आप उसमें 100% आप नहीं भी कर पाएंगे, आप उसको क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत लिखिए, आप उसको इस एग्जाम का एक्सपीरियंस लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से उस फॉर्म को फिल करिए। ठीक है, तो केवीपीवाई का फॉर्म फिल करने से आपको ये पता चलता है कि आपने जो चैप्टर अभी पढ़ रखे हैं, आपकी उन चैप्टर्स की क्या प्रिपरेशन है, मतलब आपका प्रिपरेशन एडवांस लेवल का कितना हो गया है, वो आपको उन क्वेश्चन के स्टैंडर्ड से पता चलेगा, क्योंकि केवीपीवाई का पेपर जेई एडवांस के इक्विवेलेंट रहता है। ठीक है, तो फॉर्म सभी लोग फिल कर दे, उसकी लास्ट डेट 25 अगस्त है। लास्ट डेट पे मत जाइए, पहले ही फॉर्म फिल करके रख लीजिए। उसके बहुत सारे फायदे हैं। 11th में तो आप उसको एक्सपीरियंस लेंगे, बट 12th में मैं कोशिश करूंगा कि आप उसको क्वालिफाई भी करिए, क्योंकि उसको क्वालिफाई करने से आपके पास बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट एडमिशन का ऑप्शन खुल जाता है, लाइक आईएससी बेंगलोर या फिर आईआईएसआर, जितने भी हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, वहां पर जाने के लिए आपको डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है इफ यू आर केवीपीवाई स्कॉलर। तो केवीपीवाई को बिल्कुल वैसे ही आप इंपॉर्टेंस दीजिए जितना आपके लिए जेई इंपॉर्टेंट हो रहा है अभी। ठीक है, तो फॉर्म सभी लोग जरूर फिल कर दीजिए। लास्ट डेट 25 अगस्त है, मैंने ग्रुप में आपको उसका नोटिफिकेशन जो निकला है वो बताया हुआ है। वेबसाइट पे जाइए, वहां पर लिंक है, उसको एक्टिव फिल करिए। 7 नवंबर को एग्जाम है। चलिए, तो जूल थॉमसन इफेक्ट पे आते हैं। व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस, व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस is allowed to expand through a small orifice, through a small orifice, cooling effect is caused. Cooling effect is caused and temperature falls. This cooling effect is known as, this cooling effect is known as Joule-Thomson effect. Joule-Thomson इफेक्ट। चलिए, तो ये एक आपकी डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा, जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट के बाद जो नेक्स्ट आपको जानना है वो है हमारा इन्वर्जन टेम्परेचर। ये सब डेफिनेशंस हैं, और ये डेफिनेशंस आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आपको पता है केवीपीवाई में 2 राउंड्स होते हैं, फर्स्ट इज रिटन एंड सेकंड इज इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू राउंड एक्चुअली वाइवा होता है, जैसे स्कूल में आपका प्रैक्टिकल में वाइवा होता है, वैसे वहां पर वाइवा होता है। और उस वाइवा में क्या होगा, आप सेंटर पे बैठेंगे एक राउंड टेबल पे, और आपके चारों तरफ एक्सपर्ट्स बैठे होंगे, वो रैपिड फायर क्वेश्चंस आपके सामने डालते जाएंगे, आपको उनको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। वो आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं देते हैं जनरली, ज्यादातर वो कॉन्सेप्ट आपका चेक करते हैं, और कॉन्सेप्ट के थ्रू वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपने इसको समझा है या आपने इसको रटा है। वो ये 2 चीज जानना चाहते हैं। अगर आपने रटा है, आपका आंसर सही है, तो भी आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे वो। और अगर आपने समझा है, यानी आप उनको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है, कोई भी चीज आप बताएंगे उसको वो पूछेंगे कि कैसे हो रहा है, तो आप अगर वो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, देन ओनली दे विल सेलेक्ट यू। ये उनका सिंपल सा एक क्राइटेरिया होता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। द टेम्परेचर बिलो विच, द टेम्परेचर below which
जूल थॉमसन effect is observed known as inversion temperature, known as inversion temperature. इन्वर्जन टेम्परेचर को आप सिंबल देते हैं कैपिटल टी स्मॉल आई, और इसका फॉर्मूला होता है 2a/RB। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि बॉयल्स टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर में कैसा रिलेशन है। इन्वर्जन टेम्परेचर इज 2 टाइम्स ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर। चलिए, अच्छा, अब यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं वो लोग कि यहाँ पर बोला गया है कि द टेम्परेचर बिलो विच जूल थॉमसन इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इज नोन एज इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा का टेम्परेचर हुआ तो वहां पर आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा हुआ तो वहां पर आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर है कि अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन इन्वर्जन टेम्परेचर हुआ तो वहां पर आपको कूलिंग इफेक्ट की जगह पर हीटिंग इफेक्ट मिलेगा, और हीटिंग इफेक्ट मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव जूल थॉमसन इफेक्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव जूल थॉमसन इफेक्ट। ठीक है, अच्छा, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि इन्वर्जन टेम्परेचर पर अगर आपका एक्सपेंशन हुआ है तो बताइए क्या होगा। बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर नहीं बोला, क्या बोला, एग्जैक्टली इन्वर्जन टेम्परेचर पर हुआ है तो आपको कैसा इफेक्ट मिलेगा। तो वहां पर नाइदर कूलिंग नॉर हीटिंग इफेक्ट मिलेगा, यानी उस वक्त जूल थॉमसन इफेक्ट इज जीरो। जूल थॉमसन इफेक्ट इज जीरो। तो ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए, ये आपको अच्छे से अपने दिमाग में पिन करके रखने हैं। इन सारे पॉइंट्स को कहीं पर बहुत नीटली लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, कूलिंग इफेक्ट इज कॉज्ड, कूलिंग इफेक्ट is caused only during expansion, only during expansion, compression में नहीं होता। if temperature is less than inversion temperature। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, if temperature is greater than inversion temperature, ठीक है, तो उस केस में वहां पर इट कॉज हीटिंग इफेक्ट, नॉट कूलिंग। ठीक है, और हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वी कॉल्ड इट निगेटिव जूल थॉमसन इफेक्ट। ये सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट था, इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इज इक्वल टू द इन्वर्जन टेम्परेचर, तब क्या होगा। तो it does not show, it does not show cooling or heating effect. That means Joule Thomson effect is zero. Joule Thomson, that is Joule Thomson effect is zero. जूल थॉमसन का इफेक्ट क्या है, इस वक्त जीरो है। तो ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से कहीं पर लिख भी लीजिए और याद भी रखिएगा। नोट डाउन। इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस।
लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो अगर आप गैस को लिक्विफाई करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लिक्विफाई अ गैस, तो आपको वहां पर दो चीजें अचीव करनी पड़ेंगी। पहला, डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर। दूसरा, इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर। पहले इन दोनों पॉइंट को समझते हैं कि लिक्विफिकेशन में ये दोनों चीजें कैसे हेल्प करती हैं। पहले डिक्रीज इन टेम्परेचर को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी तो पार्टिकल जो पहले बहुत तेजी से मूव कर रहे थे विद सर्टेन वेलोसिटी, वो अब बहुत स्लो मूव करेंगे, या आप कह सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट मूव करना बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है, पार्टिकल की एक एग्जैक्ट फिक्स पोजीशन आ जाती है, पार्टिकल स्टैटिक होने लग जाता है। ठीक है, आप सारे पार्टिकल अगर स्टैटिक हो जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हर पार्टिकल के बीच में एक कितना डेफिनिट इंटर एटॉमिक स्पेस है, आपको एक डेफिनिट इंटर एटॉमिक स्पेस मिल जाएगा। फिर दूसरी चीज होती है इंक्रीज इन प्रेशर। अब जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो जब पार्टिकल के बीच में इंटर एटॉमिक स्पेस जो अभी कांस्टेंट हो गया है, आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वो इंटर एटॉमिक स्पेस क्या होता है, डिक्रीज करना शुरू कर जाता है। इंटर एटॉमिक स्पेस स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। और वो इतना आपको प्रेशर इंक्रीज करना होता है कि इंटर एटॉमिक स्पेस वो गैस से लिक्विड के इंटर एटॉमिक स्पेस के बराबर आ जाए। यानी गैस के लिए जितना इंटर एटॉमिक स्पेस चाहिए, उसकी जगह पर वहां पर एक लिक्विड में जितना इंटर एटॉमिक स्पेस होना चाहिए, उतना स्पेस जब तक नहीं अचीव हो जाता, तब तक हमें गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करते चले जाना होता है। इस तरह से हम लिक्विफिकेशन यहां पर परफॉर्म करते हैं। समझा? पहला, बाय डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर, दूसरा बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होते हैं। और जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करते हैं। यहां तक कोई भी चीज जो मैंने अभी लिक्विफिकेशन में बताया आपको नहीं समझा हो तो पहले आप डिस्कस करो, पूछो एनीथिंग जो आपको कम समझ में आ रहा हो, बोलिए। आ गया समझ में। चलिए, तो ये तो हमने बताया कि लिक्विफिकेशन कैसे के लिए हमें क्या करना होगा। ठीक है, अब लिक्विफिकेशन जब हम लोग करते हैं तो वहां पर हर एक गैस के लिए, हर एक अलग गैस के लिए अलग अलग कंडीशंस होंगी। वो कंडीशन क्या होंगी, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम की अलग अलग कंडीशंस होंगी। तो वो जो अलग अलग कंडीशंस आपको मिलती हैं, उनको हम जनरल वे में क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल कंडीशंस। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, critical conditions. We call them critical condition. The condition of pressure, volume and temperature at which a gas can be liquefied. At which a gas can be liquefied. A gas can be liquefied, known as critical condition. Critical condition. जिस कंडीशन, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की कंडीशन पर हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल कंडीशंस। अब ये क्रिटिकल कंडीशंस भी हर एक प्रेशर को हम लोग क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर इस तरह से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या डिफाइन किया, क्रिटिकल टेम्परेचर। सबसे पहले हमने डिफाइन किया है क्रिटिकल टेम्परेचर।
इसको हमने सिंबल दिया हुआ है TC, critical temperature. So what is critical temperature? The temperature below which on increasing pressure we can liquefy a gas. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं critical temperature. Write down the temperature below which by continuous increase in pressure will bring liquefaction of gas. ठीक है, तो द टेम्परेचर बिलो विच बाय अप्लाइंग प्रेशर वी कैन लिक्विफाई अ गैस नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर चाहिए, जिस टेम्परेचर के बिलो बोला गया, अगर उसके हायर टेम्परेचर है, यानी अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर अगर आपने रखा हुआ है, तो क्या वहां पे गैस को हम लिक्विफाई कर पाएंगे? नहीं। इफ टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव रहेगा तो हम लोग उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। नोट कर लीजिए इसको। द टेम्परेचर बिलो विच बाय कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन प्रेशर विल ब्रिंग लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, और अगर आपका टेम्परेचर जितना यहाँ पे टेम्परेचर लिखा है उससे अगर ज्यादा है तो क्या लिक्विफिकेशन हो पाएगा? नहीं होगा। नो लिक्विफिकेशन विल अकर इफ प्रेशर इज ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर का हम मैथमेटिकल रिलेशन ऐसे लिखेंगे, टीसी इज इक्वल टू होता है 8A/27 RB। ये क्रिटिकल टेम्परेचर है। यहां पर A और B वॉन डेर वाल गैस कांस्टेंट है और R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो ये हमने क्रिटिकल टेम्परेचर डिफाइन किया है। इसके बाद आते हैं क्रिटिकल प्रेशर पर। क्रिटिकल प्रेशर को हम सिंबल देते हैं PC। critical pressure is PC and it is defined as minimum pressure applied on 1 mole of gas at critical temperature। यानी पहले हम क्या अचीव करते हैं? पहले हम क्रिटिकल टेम्परेचर अचीव करते हैं और फिर उस क्रिटिकल टेम्परेचर पर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, और जिस पर्टिकुलर प्रेशर पर गैस लिक्विफाई हो जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। और क्रिटिकल प्रेशर को हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? PC इक्वल्स टू A/27B², where A and B are वॉन डेर वाल गैस कांस्टेंट। इसके बाद हमारे पास थर्ड होता है क्रिटिकल वॉल्यूम। इसको हम लोग सिंबल देते हैं VC। क्रिटिकल वॉल्यूम को हम लोग तब मेजर करते हैं जब क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर अचीव हो जाता है। तो हम लोग उस क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर को बोल सकते हैं एट critical condition
वॉल्यूम occupied by 1 mole of gas. Volume occupied by 1 mole of gas is known as critical volume. और इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? VC इक्वल्स टू होता है 3B। यहां पर B क्या है? B इज वॉन्डर वॉल कांस्टेंट। B क्या है यहां पर? B इज वॉन्डर वॉल कांस्टेंट। क्लियर है चीज? हाँ सर। चलिए अब हम लोग इसके बाद देखते हैं ये वॉन्डरवॉल कांस्टेंट पर यानी क्रिटिकल कंडीशंस पर हम गैस को क्यों लिक्विफाई कर पाते हैं, इस चीज को हम लोग वैलिडेट करेंगे। तो उस चीज को कैसे वैलिडेट करेंगे? उसके लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। वी विल कैलकुलेट क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसको हमने सिंबल दिया हुआ है ZC। तो हम लोग ZC का अगर यहाँ पर वैल्यूज रखें, ZC इक्वल्स टू होता है PCVC बाई RTC। तो PC इज क्रिटिकल कांस्टेंट। क्रिटिकल कांस्टेंट का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है क्वेश्चन में? A/27B², यही दिया हुआ है ना। और VC क्या दिया है? 3B डिवाइड बाई R को R रहने दीजिए, और TC कितना दिया हुआ है हमें? TC दिया हुआ है 8A/27RB, ऐसा दिया हुआ है हमारा यहाँ पर TC। तो इसको आप पूरे को सॉल्व करिए, जरा देखिए सॉल्व करके कैसे आता है, चेक करिए। ये B ऊपर जाएगा, B² से B² कट जाएगा, और ये A है, A से A कट जाएगा, और इस R से R कट जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर बचेगा क्या आपके पास? आपके पास यहाँ पर क्या चीज बचने वाली है? 27, और 27 भी कट जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा 3/8, और 3/8 इज लेस देन 1। और Z की वैल्यू जब लेस देन 1 होती है तभी वो गैस क्या हो पाती है? लिक्विफाई हो पाती है। गैस को आप तभी कंप्रेस कर सकते हैं व्हेन इट्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज लेस देन 1। समझा? तो ये था हमारा क्रिटिकल कांस्टेंट और क्रिटिकल कंडीशंस वगैरह। ठीक है, चलिए इसके बाद एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, उसको कवर करते हैं। द स्मॉल कॉन्सेप्ट इज नोन एज रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। हेडिंग डालिए, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो जो वॉन्डर वॉल इक्वेशन होती है, उसी वॉन्डर वॉल इक्वेशन को ही हम लोग मॉडिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड टेम्परेचर एंड रिड्यूस्ड वॉल्यूम। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे रिड्यूस्ड प्रेशर। रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड प्रेशर को हम सिंबल देते हैं PR, एंड इट इज व्हाट? P/PC। P हो गया किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर प्रेशर, और PC होता है क्रिटिकल कंडीशन पे प्रेशर, यानी जिसको हम क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं यहाँ पर रिड्यूस्ड टेम्परेचर, इसको हमने सिंबल दिया है TR। तो TR क्या हो जाएगा? T/TC। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं यहाँ पर रिड्यूस्ड वॉल्यूम। रिड्यूस्ड वॉल्यूम क्या हो गया? VR इज इक्वल टू V/VC। तो आपको यहां से आप बता सकते हैं कि P का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ PR एंड PC क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू आ जाएगा
पी आर इंटू पी सी। यहाँ से आपको टी का वैल्यू आ जाएगा टी आर इंटू टी सी एंड वी का वैल्यू आ जाएगा वी आर इंटू वी सी। अब हम यही सारी वैल्यूज उठाकर वॉन्डरवॉल इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये सब उठा के आप वॉन्डरवॉल इक्वेशन में प्लेस कर दीजिए। फॉर 1 मोल गैस, फॉर 1 मोल गैस n इज इक्वल टू 1। तो वॉन्डरवॉल इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। अब यहाँ पर पी वी और टी का वैल्यू उठाकर रख दीजिए। तो p की जगह पर हम क्या लिखेंगे, पी आर इंटू पी सी प्लस ए बाई वी आर इंटू वी सी का स्क्वायर वी आर इंटू वी सी माइनस बी इक्वल्स टू आर को आर रहने दीजिए और टी की जगह पर लिखा हमने टी आर इंटू टी सी। अब आपको यहाँ पे पी सी वी सी और आर टी सी इन सब की वैल्यूज पता है। अब मैं वो उतना सब नहीं लिखूंगा, आपको पी सी वी सी और टी सी इन तीनों की वैल्यूज यहाँ पर रख देनी है। उसको आपको सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन को, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट पी आर प्लस 3 बाई वी आर स्क्वायर 3VR माइनस 1 इक्वल्स टू 8TR। इसी को बोलते हैं हम लोग रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसी को हम लोग बोलते हैं रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। नोट डाउन। अगर आपको इस रिड्यूस कंडीशन पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालने को बोला जाए, अगर रिड्यूस कंडीशन पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर आप निकालेंगे तो वो आपको कितना मिलेगा, आप वापस से क्या करेंगे, पीवी बाई आर टी रखेंगे। फिर पीवी बाई आर टी को आप ऐसे लिख सकते हैं, पीवी बाई आर टी। फिर पी को आप क्या लिख सकते हैं, पी इंटू पी आर, सॉरी पीसी इंटू पी आर। वी को वीसी इंटू वी आर डिवाइड बाई आर टीसी इंटू टी आर। तो यहां से अगर आप क्या करें, पीसी वीसी और आर टीसी इनको एक जगह एक साथ लिख ले। तो आपने अभी पीछे डिराइव किया था, अगर आप पीछे जाए थोड़ा सा, हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही लिखा हुआ है। क्या लिखा है हमने, पीसी वीसी बाई टीसी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 3/8 आई थी। पीसी वीसी बाई आर टीसी का वैल्यू कितना आया था, 3/8। तो बस यही वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। तो फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगी, z इज इक्वल टू 3/8 टाइम्स पी आर वी आर बाई टी आर। दिस इज योर फाइनल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट रिड्यूस्ड कंडीशन। चलिए अब हमारा देखिए यहाँ पर आइडियल गैस और रियल गैस दोनों ही कंप्लीट हो गए हैं।